अध्याय 21। मूर्ख महिला। लगभग 1 घंटे के बाद अंततः दंपति बड़े बिस्तर पर लौटने के बाद शांत हुए। उन्होंने गंदगी को ढकने के लिए एक बड़ा कंबल लिया और एक दूसरे से चिपक गए। ऐसा लग रहा था कि रोज को अभी भी होश नहीं आया था, क्योंकि उसका पूरा शरीर शिवा की छाती पर कमजोर ढंग से झुका हुआ था। उसके 2 कोमल मांस के टुकड़े एक दूसरे को दबा रहे थे, जो एक कामुक दृश्य प्रदर्शित कर रहा था। उस समय नम बारिश का अनुभव करने वाली महिला असाधारण रूप से मोहक लग रही थी। उसने धीरे से शिवा की छाती पर पंजा मारा और कुछ हद तक छेड़खानी से कहा, तुझे पता चला है कि यह काम करना इतना थकाऊ है, भविष्य में इसे न करना बेहतर है। यह आप पर निर्भर है। शिवा ने दुर्लभ सुंदर कंधों को पकड़ लिया और दुष्टता से कहा, यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो मैं अभी भी अन्य महिलाओं को ऐसा करने के लिए ढूंढ सकता हूँ। तुम्हारे पास कोई विवेक नहीं है। मुझे परेशान करने के बाद दूसरी महिलाओं का जिक्र कर रहे हो। रोज को समझ नहीं आया कि हंसे या रोए और उसने शिवा को एक थप्पड़ मारा। फिर तुरंत जिज्ञासा का सवाल पूछा, वैसे आज तुम यहाँ जिस कारण से आए हो, क्या वह सच में ऐसा करने के लिए नहीं हो सकता है ना? शिवा ने अपना हाथ बढ़ाया और रोज के कोमल चेहरे को हल्के से चुटकी ली। आप इसे हाँ कह सकते हैं, लेकिन ये भी कह सकते हैं कि यह नहीं है। क्या मतलब है तुम्हारा? रोज खुद को बुद्धिमान समझती थी, फिर भी वह ये नहीं समझ पा रही थी कि जिस आदमी से वह प्यार करती है उसके दिमाग में क्या चल रहा है। शिवा बिस्तर से उठे, अपनी पैंट को उल्टा और घटिया क्वालिटी की सिगरेट का पैकेट निकाला, उनमें से एक को जलाया और कुछ धुएं के छल्ले उड़ाने का आनंद लिया। फिर आराम से मुस्कुराए और कहा, हाँ, इसका कारण यह है कि तुम वास्तव में मुझे आकर्षित करते हो। हाँ, बहुत पहले से मैं तुम्हें मुफ्त की छोटी मोटी भेड़ खाना चाहता था, लेकिन तुम जानते हो, क्योंकि तुम्हारी पृष्ठभूमि थोड़ी परेशान करने वाली है, इसलिए तुम्हें खाना मेरी सामान्य और आरामदायक जीवन शैली के अंत के बराबर है। इसलिए मुझे अपनी भूख को बलपूर्वक सहना पड़ा। रोज ने समझ में सिर हिलाया। मुझे पता है, आप वेस्ट रीजन अंडरवर्ल्ड संघर्षों में शामिल होने के लिए तैयार नहीं हैं, जबकि मैं रेड थॉर्न सोसाइटी की अध्यक्ष हूँ। मेरे साथ मिलना पूरे वेस्ट यूनियन सोसाइटी के खिलाफ जाने के समान है। ये स्वाभाविक है कि आप मुझे स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हैं, लेकिन आपने अब ऐसा क्यों किया? क्या अब आप ऐसा करने की योजना बना रहे हैं? रोज के बोलने के झिझकने वाले तरीके को देखकर शिवा ने हंसते हुए कहा, आपको इतना सोचने की जरूरत नहीं है। ये सही है, कुछ अप्रिय व्यवहारों के कारण मैं अब आपके पिताजी की वेस्ट यूनियन सोसाइटी से बेहद घृणा करता हूँ। या आप ये कह सकते हैं कि वेस्ट यूनियन सोसाइटी के कुछ सदस्यों के कारण मेरे दिन कटने में सिरदर्द हो रहा है, और इसलिए मैंने सोचा कि अन्य बूढ़े लोगों की तरह छिपने के बजाय पूरे पश्चिम क्षेत्र को अपना क्षेत्र क्यों न बना लिया जाए। हालांकि इसके लिए कुछ प्रयास करने होंगे और कई छोटे मोटे नतीजे होंगे, लेकिन ... उद्धरण चिन्ह। इस बिंदु पर शिवा ने लालच से रोज की सेक्सी आकृति पर अपनी नजर डाली, अपने होठों को चाटा और कहा, लेकिन चूंकि मैं उन कीड़ों को खत्म कर सकता हूँ और तुम जैसी बेवकूफ महिला को भी खा सकता हूँ, इसलिए मैं इससे ज्यादा खुश हूँ। अपने प्रेमी द्वारा बेवकूफ औरत कहे जाने पर रोज अपनी आकर्षक आंखें घुमाने से खुद को रोक नहीं पाई। तो कोई कारण है? लगता है तुम आज यहाँ डाउन पेमेंट लेने आए हो। शिवा के उद्देश्य का पता लगाने के बाद रोज ने शिवा से उसकी योजनाओं के बारे में नहीं पूछा और न ही उसके बारे में चिंतित थी, क्योंकि उस क्षण तक रोज ने पहले ही यह निर्धारित कर लिया था कि पश्चिम क्षेत्र के 2 बड़े समाजों के बीच लड़ाई का अंत निकट है। शायद यही एक कारण है कि शिवा को यह महिला इतनी पसंद है। अगर वह सिर्फ एक सुंदरी होती तो रोज भी वैसी ही होती जैसी दूसरी लड़कियां जिनके साथ वह खेलता था, और वह संभोग के बाद रिश्ता खत्म कर देता। हालांकि रोज स्पष्ट रूप से एक ऐसी महिला है जो जानती है कि किसी पुरुष को कैसे खुश किया जाए। वह शिवा की क्षमताओं पर विश्वास करती थी। ऐसी चीजें जो शिवा नहीं कहना चाहता वह नहीं पूछेगी। अगर शिवा श्रोता को सस्पेंस में रखना चाहता है तो वह दिलचस्पी दिखाकर उसके अनुरूप काम करेगी। जब शिवा उससे मिलने नहीं आता तो वह बिना किसी कारण के शिवा को परेशान नहीं करती और केवल एक शांत जगह पर चुपचाप उसका इंतजार करती। जब शिवा उससे मिलने आता तो वह पूरी लगन से शिवा पर टूट पड़ती और अपने पति को बताती कि वह उसे कितना याद करती है। जितना अधिक रोज इस तरह बिना किसी इच्छा या मान के खुद को रोकती है, उतना ही अधिक शिवा के लिए उससे अलग होना मुश्किल हो जाता है। सच तो यह है कि शिवा ने भी सोचा कि क्या चेन फैंग के साथ जो स्थिति थी वह सिर्फ एक बहाना था जिससे वह खुद को आश्वस्त कर रहा था। अगर यही यथास्थिति थोड़ी देर और जारी रही तो शायद भले ही वेस्ट यूनियन सोसाइटी ने उसे नाराज न किया हो, वह शायद रोज की वजह से उन्हें नष्ट कर देगा, क्योंकि वह उसकी करीबी विश्वासपात्र और प्रेमिका है। दोनों के बीच एक और गर्मागर्म चुंबन के बाद बाहर का आसमान काला हो गया और शहर की लाइटें जलने लगीं।
ये देखकर कि अब समय आ गया है, शिवा ने अब और विलंब नहीं किया और अपने कपड़े पहनने के लिए उठ खड़ा हुआ। रोज पहले तो मदद करना चाहती थी, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि जैसे ही वह खड़ी हुई उसे एक तेज दर्द हुआ और उसकी भौहें सिकुड़ गईं। उसने अपने होंठ काटे और अजीब सी आवाज में कहा, ये सब तुम्हारी गलती है, तुमने मुझे पूरी तरह से सूजा दिया है। अरे, शिवा अजीब तरह से हंसते हुए कहता है, मैंने देखा कि आपको खून नहीं आया और मुझे लगा कि आप ठीक हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि यह आपका पहली बार था। रोज इतनी गुस्से में थी कि उसका चेहरा सफेद पड़ गया। बचपन में स्प्लिट्स करते समय मेरी हाइमन गलती से फट गई थी, उसके बारे में क्या तुम्हें लगता है कि मैं ढीली हूँ? नहीं नहीं नहीं, शिवा ने जल्दी से हंसते हुए कहा, मेरी प्यारी डार्लिंग रोज, मैं बस सोच रहा था कि तुम आम तौर पर अपनी मांगों पर कैसे लगाम लगाती हो। तुम्हारा वो हिस्सा इतना टाइट है कि मैं उसे बाहर भी नहीं निकाल सकता, ये ढीला कैसे हो सकता है? हे। शिवा के शर्मनाक शब्दों को सुनने के बाद रोज को हंसने का मन हुआ, साथ ही गुस्सा भी आया, इसलिए उसने बस अपने चेहरे पर कंबल खींच लिया और अब शिवा की परवाह नहीं की। शिवा ने कंबल उठाया और संतुष्टि में मुस्कुराया और जल्दी से दरवाजे की ओर चलते हुए उसे लगा कि उसे कोई महत्वपूर्ण बात याद आ गई है और उसने पूछा, रोज डार्लिंग, मेरी पत्नी चाहती है कि मैं नौकरी ढूंढूं और यह एक ईमानदार नौकरी होनी चाहिए। मैं एक आरामदेह और बिना किसी बंधन वाली नौकरी चुनने के बारे में सोच रहा हूँ, लेकिन मैं झोंग हाई की कंपनियों से परिचित नहीं हूँ। आपको कौन सी कंपनी उपयुक्त लगेगी? तुम्हारी पत्नी। रोज का सिर कंबल से गोली की तरह बाहर निकला, बड़ी बड़ी आंखें थीं। तुम्हारी पत्नी कब से है? आह, एक जीवित बुद्ध, पूरे दिन पोकर चेहरे के साथ। हमें आज ही विवाह प्रमाण पत्र मिला है। परिस्थितियां बोलने के लिए सुविधाजनक नहीं है, लेकिन मैं अब विवाहित हूँ। शिवा ने परेशानी में अपना सिर हिलाया। रोज के चेहरे के हाव भाव एक ही पल में हजारों बार बदल गए और उसने दुखी स्वर में कहा, हालांकि मैंने कभी कानूनी पत्नी बनने के बारे में नहीं सोचा था, लेकिन आपको मुझे इतनी जोर से मारने की जरूरत नहीं है ना? मैं इतनी जल्दी रखेल बन गई हूँ। तुम कानूनी पत्नी नहीं बनना चाहती हो? क्यों? शिवा ने उत्सुकता से पूछा। कानूनी पत्नी बनना मेरे लिए उपयुक्त नहीं है। आखिरकार मैं एक ऐसी व्यक्ति हूँ जो अंधेरे में रहती हूँ और खुले तौर पर सार्वजनिक रूप से प्रकट नहीं हो सकती। साथ ही मैं एक अच्छी पत्नी और एक प्यारी माँ की तरह बिल्कुल भी नहीं दिखती, है ना? मेरे अच्छे पति। ये कहते हुए रोज ने शिवा पर अपनी आंखें घुमाई। तुम आकर्षक दुष्ट आत्मा हो। शिवा लगभग फिर से लड़ाई के लिए अपनी बंदूक निकालना चाहता था। थोड़ी देर तक हल्के से हंसने के बाद रोज को शिवा की शादी से कोई खास परेशानी नहीं हुई। उसने एक पल सोचा और सुझाव दिया, अगर आपको सुंदरियों को देखना पसंद है और आज़ादी चाहिए तो यूएई इंटरनेशनल में जाएं। वे फैशन उद्योग और सौंदर्य प्रसाधनों में विशेषज्ञ हैं। शिमला और पूरे देश में उन्हें एक बड़ी कंपनी माना जाता है। मैंने समाचारों में देखा कि अनामिका फैशन इंटरनेशनल का जनसंपर्क विभाग भर्ती कर रहा है और पुरुष और महिला दोनों आवेदकों को स्वीकार कर रहा है। मैंने सुना है कि कई पुरुष भी आवेदन करने के लिए दौड़ रहे हैं। जनसंपर्क विभाग, पुरुष आवेदन कर रहे हैं? शिवा ने तुरंत समझ लिया और जल्दी से पूछा, तो ऐसा लगता है कि इस अनामिका फैशन इंटरनेशनल में बहुत सारी सुंदरियां हैं, है ना? हाँ, अच्छा उपचार, अच्छा कल्याण और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अनामिका कॉस्मेटिक इंटरनेशनल को पूरे शिमला में सबसे अधिक सुंदरियों वाली कंपनी माना जाता है। आखिरकार वे फैशन और सौंदर्य प्रसाधन करते हैं। मुझे लगता है कि यही आप चाहते हैं पति। रोज ने, मैं आपको बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ, वाला भाव प्रकट किया। शिवा शर्मिंदा नहीं था और संतुष्टि में सिर हिलाया। बहुत बढ़िया सुझाव, बहुत बढ़िया सुझाव। वेतन महत्वपूर्ण नहीं है लेकिन पर्यावरण महत्वपूर्ण है। हाँ, मैं कुछ शोध करूंगा और कल आवेदन करूंगा। जब शिवा कमरे से बाहर निकलता है तो बिस्तर पर लेटी रोज दरवाजा बंद होते हुए देखती है और आहें भरती है। रोज को यह नहीं पता कि जब शिवा कमरे से थोड़ी दूर चला जाता है तो वह अपनी छाती पीटता है और राहत की सांस लेते हुए फुसफुसाता है, कितना खतरनाक है, रखेल रखना मेरे दिल को डर से कांप देता है। अध्याय 22, जीवन और मृत्यु का क्षण। रोज बार से बाहर निकलने के बाद शिवा अपनी कार से घर की ओर भागा, लेकिन लगभग गलत रास्ता ले लिया क्योंकि शिवा को अभी भी गोल्डन गार्डन में जाने की आदत नहीं है। जब उसने सोचा कि उसे घर पर अंजलि के सुंदर लेकिन ठंडे चेहरे का सामना कैसे करना है, तो शिवा अप्रत्याशित रूप से इसके लिए उत्सुक था। उसकी पत्नी लगातार उसे चिढ़ाने का आग्रह करती है, जैसे कि वे अपने पिछले जीवन में दुश्मन थे। कार उपनगरों से आगे बढ़ी, फिर राजमार्ग के प्रवेश द्वार पर पहुंची। शिवा ने अचानक देखा कि उसके पीछे वाली कार उस पर हाई बीम मार रही है। भौहें सिकुड़ते हुए शिवा ने दूसरी लेन में जाने का फैसला किया।
लेकिन कौन जानता था कि लेन बदलने के ठीक बाद उसके पीछे एक और कार ने उस पर अपनी किरणें फेंकनी शुरू कर दी। कार के पीछे के दर्पण ने तीव्र प्रकाश को प्रतिबिंबित किया। इस समय उपनगर की सड़कों पर यातायात बहुत कम है और यह एक तरफा दोहरी लेन वाली सड़क भी है। शिवा ने उदास होकर पाया कि उसे एक ड्राइविंग क्लब द्वारा चिन्हित किया गया है। हालांकि कुल मिलाकर BMW M3 एक औसत कार नहीं है। ये व्यवहारिक रूप से उत्पादन वाहनों में शीर्ष स्तरीय कार है और सामान्य कारों से आसानी से आगे नहीं निकलती है। इन ड्राइविंग क्लब के सदस्यों की स्पष्ट रूप से कोई साधारण पृष्ठभूमि नहीं है। जैसी कि उम्मीद थी, शिवा को ये सोचने का इंतजार किए बिना कि उनसे कैसे निपटना है, दोनों कारों ने उसे बाएं और दाएं से अलग अलग पीछे छोड़ दिया। दो कार की परछाइयां अचानक अपनी ताकत दिखाती हैं, एक काली और एक सफेद। 120 की गति पर BMW M3 को बेरहमी से पीछे छोड़ दिया जाता है। फिर दोनों कारें M3 को रोकने के लिए पंक्तिबद्ध होती हैं। शिवा ने आखिरकार इन दोनों कारों को साफ देखा। अगर उसने नहीं देखा होता तो उसे पता नहीं चलता, फिर भी उन्हें देखकर उसे झटका लगा। ये वास्तव में एक फरारी F430 और एक BMW M6 है। ये दोनों कारें M3 सुपर कूप को हरा सकती हैं। हालांकि फरारी के बीच F430 केवल F360 का एक मामूली सुधार है और फरारी के प्रवेश वर्ग से संबंधित है, लेकिन अंत में यह अभी भी एक फरारी है। 320 किलोमीटर प्रति घंटा की शीर्ष गति शेखी बघारने से नहीं, बल्कि इंजन की गर्जना से हासिल होती है। जहां तक BMW M6 की बात है, हालांकि यह M3 से सिर्फ 3 नंबर ज्यादा है, लेकिन ये BMW 6 सीरीज से संबंधित है। 5.0L डिस्प्लेसमेंट इंजन से निपटना आसान कैसे हो सकता है? इसकी कीमत अकेले 700,000 से ज्यादा है। यह एक बेहतरीन लग्जरी उत्पाद है। शिवा कुछ हद तक असहाय था। अगर यह सिर्फ ये दो कारें थीं जो उससे निपट रही थीं, शिवा को अभी भी विश्वास था कि वह ड्राइविंग कौशल पर भरोसा कर सकता है ताकि वे आगे निकलने और उनसे छुटकारा पाने के अवसर ढूंढ सके। लेकिन जिस क्षण शिवा ने पीछे से उसे रोकने वाली कार की एक झलक देखी, शिवा केवल हार मान सकता था। ये एक आग लाल पोर्श 911 निकला। यह मॉडल पोर्शे के तहत 40 वर्षों से उत्पादन में है। इतने वर्षों के सुधारों और नवीनीकरण के बाद भी मूल डिजाइन लगभग एक जैसा ही बना हुआ है। कोई केवल मूल डिजाइन की गुणवत्ता के स्तर की कल्पना ही कर सकता है। उनकी अपनी BMW M3 की अधिकतम गति और उस कार की अधिकतम गति के बीच तुलना करने पर 70 से 80 का अंतर आता है और इस अंतर को टाला नहीं जा सकता। इन कारों को देखकर शिवा को कुछ बातें समझ में आ गई हैं। ये लोग कार लुटेरों का समूह नहीं है। जो लोग ऐसी कारें खरीद सकते हैं, उनके पास निश्चित रूप से पैसे की कमी नहीं होगी। ऐसा लगता है कि वे बस कुछ अमीर लड़के हैं जो उसकी छोटी स्पोर्ट्स कार का मजाक उड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। शिवा ने एक बार फिर दुनिया पर अफसोस जताया, क्योंकि छोटे बच्चे पढ़ाई करने के बजाय मुसीबत ढूंढते रहते हैं और साथ ही शिवा भी उनसे निपटने के लिए बहुत आलसी था। एक कम घटना एक अधिक से बेहतर है, इसलिए उसने अपनी कार धीमी कर दी ताकि वे आगे निकल जाएं। हालांकि चीजें योजना के अनुसार नहीं होती हैं। शिवा के धीमे होने का इंतजार किए बिना पीछे वाली पोर्श ने पहले ही अपना हॉर्न बजाना शुरू कर दिया था। फिर आगे की दो कारें धीमी होने लगती हैं, उसकी कार से चिपक जाती हैं और उसे जाने देने के लिए तैयार नहीं होती हैं। वर्तमान में नासिक के कानून के अनुसार यदि पीछे वाली कार आगे वाली कार को टक्कर मारती है, तो कानून के अनुसार पीछे वाली कार को सभी नुकसानों की भरपाई करनी होती है। इस प्रकार इस परिदृश्य में यदि शिवा आगे वाली दो कारों को टक्कर मारती है, तो उसे उन दोनों के लिए भुगतान करना होगा, लेकिन यदि पीछे वाली पोर्श कार टक्कर मारती है, तो ड्राइवर को केवल एक व्यक्ति के हिस्से का भुगतान करना होगा। इसलिए उसे इस व्यापार से नुकसान होगा। एक बार जब वह इन अमीर प्लेबॉय की विचार प्रक्रिया को समझ गया, तो शिवा ने एक शैतानी मुस्कान दिखाई। कितना बुरा स्वाद! अगर यह कारों के साथ खेलने के बारे में है, तो वह खुद को सर्वश्रेष्ठ कहने की हिम्मत नहीं करता है, लेकिन वह अभी भी शीर्ष श्रेणी का है। अतीत में उन्होंने जर्मनी के नूरबर्गरिंग पर दर्जनों प्रतिष्ठित कारों को चलाया और उनमें से अधिकांश के लिए सर्वश्रेष्ठ रिकॉर्ड के करीब भी थे। कुछ हिसाब किताब करने के बाद शिवा ने इन लोगों को बेरहमी से जवाब देने का दृढ़ निश्चय किया। जैसा कि वे कहते हैं, एक गलती खाओ और तुम थोड़े समझदार हो जाओगे। क्योंकि उनके माता पिता ने उन्हें अच्छी तरह से नहीं पढ़ाया, तो इस युवा चाचा को उनके लिए ये करने दो। विचार के उस क्षण के दौरान शिवा के हाथ पहले से ही हिलना शुरू हो गए थे। क्लच, ब्रेक, हैंड ब्रेक और स्टीयरिंग व्हील भयंकर रूप से घूमता है। आंखों को धुंधला करने वाले समायोजन की एक श्रृंखला के बाद उस पल में पूरा M3 बह गया और पूरे 180 डिग्री घूम गया। ची ची ची, टायर और तारकोल से कर्कश ध्वनि निकल रही थी तथा रात में सफेद धुआं स्पष्ट दिखाई दे रहा था। लाल टेल लाइट्स ने एक तीखी और सुंदर लाल रेखा खींची
जब M3 फिर से आगे बढ़ी तो वह पहले से ही पोस्ट 911 की ओर पीछे की ओर बढ़ रही थी, उसे टक्कर मारने वाली थी। घटनाओं के अचानक मोड़ ने इन कारों के ड्राइवरों को हैरान कर दिया। इस लड़के ने ऐसा कैसे किया? ड्रिफ्टिंग। क्या वह सोचता है कि वह इनिशियल डी का फुजिवारा ताकुमी है? हालांकि मानवीय प्रवृत्ति ने पीछे बैठे पोस्ट ड्राइवर को बताया कि ये लड़का वास्तव में मुझसे आमने सामने टकराना चाहता है। वह 100 किलोमीटर घंटा से अधिक की गति से सीधी टक्कर मारना चाहता है। दो सीटी बजाती कारों की परछाइयां दो हिंसक गोलियों की तरह आमने सामने टकराने वाली हैं। जिस समय इस 160 किलोमीटर घंटा की रफ्तार वाली पोस्ट कार ने ये दृश्य देखा, बिना किसी हिचकिचाहट के ड्राइवर केवल स्टीयरिंग व्हील को सड़क के किनारे पार्किंग स्थल की ओर मोड़ सकता था। जिस बात ने इन ड्राइवरों को बेहद डरा दिया वही कि इस BMW M3 में वास्तव में दिशा बदलने का जरा भी इरादा नहीं था और यह सीधे शुरुआती रास्ते से गुजर गई। अगर पोस्ट ने तुरंत दिशा नहीं बदली होती तो इससे दोनों पक्षों को गंभीर चोटें लग सकती थी और यह एक ऐसी दुर्घटना होती जिसमें दोनों कारें पूरी तरह से बर्बाद हो जाती और उन दोनों में से एक को कुचलकर मार दिया जाता। इन सभी कार मालिकों के पसीने छूट गए। यह आदमी जिंदगी से खेल रहा है। क्या उसे मौत का डर नहीं है? आगे चल रही M6 और F430 दोनों गाड़ियां रुक गईं, किनारे पर खड़ी हो गईं। डिजाइनती शर्ट पहने दो युवक उतर गए और निर्दयी भाव भंगिमाओं के साथ आगे का रास्ता अवरुद्ध कर दिया। शिवा ने धीरे से कार घुमाई, सड़क के किनारे कार रोकी और उन दो लोगों की तरफ बढ़ा। उसे पता था कि बिना कुछ स्पष्ट किए वे रास्ता नहीं देंगे। पोस्ट के मालिक भी कार से उतर गए, लेकिन शिवा को जो बात हैरान कर गई वह ये थी कि यह वास्तव में एक लड़की थी। हालांकि इस लड़की ने जिस तरह से कपड़े पहने थे वह असामान्य था। गुलाबी मशरूम के आकार का विग, एक सफ़ेद कार्टून टी शर्ट और छेदों से भरा जीन शॉर्ट्स पहना हुआ था। जो बात और भी बदतर हो गई वह ये थी कि लड़की की बालियां दो खोपड़ियां थीं और उसका कंगन और हार दोनों चांदी के क्रॉस थे। इसके विपरीत एक चिकना नाजुक चेहरा था जिसमें साफ भौहें और खूबसूरत आंखें थीं, खासकर उन आंखों की जोड़ी जो पहले से ही एक हल्का युवा और शैतानी आकर्षण दिखा रही थी। केवल शरीर पूरी तरह से विकसित नहीं था, अभी भी हरे सेब की तरह दिख रहा था। वह हाई स्कूल की उम्र की होनी चाहिए। लड़की की समृद्ध दिखने वाली आंखों ने सीधे शिवा को देखा। जब वह उसके पास आया तो उसने तुरंत एक छोटा सा हाथ बढ़ाया जिस पर बैंगनी रंग का एक छोटा तितली टैटू था। दो प्यारे बाघ के दांत दिखाई दिए। वह हंसी और कहा, मेरा नाम नीलम मेहता है, आपसे मिलकर खुशी हुई। ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट। शिवा ने इस लड़की नीलम को थोड़ा आश्चर्यचकित होकर देखा। उसे शुरू में दोस्ताना हाथ मिलाने के बजाय रोने धोने से भरे एक बड़े दृश्य की उम्मीद थी। बिना किसी हिचकिचाहट के शिवा ने अपना हाथ बढ़ाया और धीरे से नीलम का हाथ पकड़ लिया। मेरा नाम शिवा है, आप सभी से मिलकर अच्छा नहीं लगा। अध्याय 23। युवती की धमकी। शिवा ने जो कहा उससे नीलम थोड़ा हैरान हुई, लेकिन तुरंत ही उसने गेगे जैसी हंसी की आवाज निकाली जिससे उसका चेहरा कुछ अजीब सा दिखाई दिया। चाचा, आप बहुत मजाकिया हैं। मुझे नहीं पता कि मैं मजाकिया हूँ या नहीं, लेकिन मुझे सड़क खोलने के लिए आप लोगों को परेशान करना है। मैं घर जाना चाहता हूँ। ये कहते हुए शिवा ने उन दो लोगों की ओर देखा। दोनों व्यक्ति अभी अभी उस खतरनाक स्थिति से उबरे थे। शिवा द्वारा उन्हें रास्ता देने के लिए कहने की आवाज सुनकर उनमें से एक, जिसके बाल पीले रंग में रंगे हुए थे, ठंडी आवाज में हम्फ करता है, हंसता है और कहता है, रास्ता दोगे? तुमने अभी अभी हमारी बड़ी बहन नीलम के साथ इतना खतरनाक काम किया और बिना अपना सिर नीचे किए या माफी मांगे, और फिर भी तुम जाना चाहते हो। जिस तरह से तुम सोचते हो वह बहुत सरल है। नीलम, क्या हम मदद के लिए फोन करें? दूसरे लंबे बालों वाले आदमी ने कुछ हद तक धमकी भरे लहजे में सुझाव दिया। नीलम ने मुंह बनाते हुए कहा, आप क्या बकवास कर रहे हैं? क्या मैंने कहा था कि मैं इस चाचा के साथ कुछ करना चाहता हूँ? तो बड़ी बहन नीलम आप? दोनों आदमी कुछ हैरान हुए। नीलम ने मधुर मुस्कान के साथ शिवा की ओर मुंह किया और कहा, चाचा, आपकी ड्राइविंग स्किल्स पहले बहुत अच्छी थी, बिल्कुल फिल्मों जैसी। क्या आप मुझे सिखा सकते हैं? ऐसा कहते हुए उसने एक युवा लालसा वाली नज़र दिखाई जो खास तौर पर युवा महिलाओं के लिए होती है, जिससे दूसरों को तुरंत उसके प्रति स्नेह बढ़ने लगता है। ऐसा लगता है कि दोनों गुर्गों ने कभी नहीं सोचा था कि नीलम अचानक ड्राइविंग कोच की मांग करेगी, लेकिन शिवा की पूंछ हिलाने की हरकतों को देखते हुए वे भी थोड़ी लालसा प्रकट करते हैं। इस तथ्य के बावजूद कि उनके पास अच्छी कारें हैं, वे ऐसे शानदार ड्राइविंग मूव्स करने में सक्षम नहीं हैं। शिवा ने कुछ अप्रसन्नता से अपना सिर हिलाया। नहीं, ये बहुत खतरनाक है। आप सभी अभी भी युवा हैं। अच्छा हो कि घर जाकर सो जाएं, देर रात रेसिंग पर न जाएं।
ये शब्द सुनकर नीलम का मुस्कुराता हुआ चेहरा पूरी तरह से फीका पड़ गया। उसने हम्फ की आवाज निकाली और कहा, चाचा, मैंने आपको सिखाने के लिए इसलिए कहा क्योंकि आपकी ड्राइविंग स्किल्स खराब नहीं है। यह मेरी वजह से है कि मैं आपके बारे में बहुत अच्छा सोचती हूँ। लेकिन एक पल के लिए भी मत सोचना कि आपने मुझे पहले ही लगभग मार डालने वाला दृश्य पहले ही भुला दिया है। इन शब्दों को सुनकर शिवा अपनी हंसी रोक नहीं सका। ओह, आप इसे कैसे निपटाना चाहते हैं? क्या तुम गाड़ी चलाने में माहिर नहीं हो? क्या तुम घर नहीं जाना चाहती? अच्छा, तो मैं यहाँ लोगों को बुलाऊंगी जो तुम्हारी गाड़ी को बर्बाद कर देंगे। फिर देखूंगी कि तुम कैसे गाड़ी चलाओगी और कैसे घर जाओगी। नीलम ने गर्व से उसका हाथ खींच लिया और पीछे बैठा पीले बालों वाला आदमी तुरंत आज्ञा का पालन करते हुए उसने खुशी खुशी एक नया आईफोन निकाला और फोन किया। बड़े भाई विशाल, बड़ी बहन नीलम को परेशान किया जा रहा है, जल्दी आओ। पीले बालों वाला आदमी चिल्लाया और शिवा को एक बुरी मुस्कान दी, जाहिर तौर पर यह अनुमान लगाते हुए कि शिवा खत्म हो गया है। शिवा ने थोड़ी दिलचस्पी के साथ सिगरेट निकाली। रात लंबी है और उसे इन शरारती अमीर बच्चों को अनुशासित करने में भी कोई आपत्ति नहीं है। चाचा, अभी यह आपके पुनर्विचार का आखिरी मौका है। क्या आप आज्ञाकारी होकर मुझे सिखाएंगे, या आप आज रात खुद को और अपनी कार को थोड़ी सजा देंगे? नीलम की गुलाबी विग हवा में हल्के से उड़ रही है। सुंदर चेहरा इस समय एक छोटे शैतान की तरह अप्रिय है। मानो शिवा ने उसकी कम से कम आश्वस्त करने वाली बातें सुनकर भी उसे अनदेखा कर दिया हो। शिवा हमेशा से ही लोगों पर अनावश्यक अतिरिक्त कदम उठाने में आलसी रहा है। उसने धीरे से अपना सिर दूसरी ओर घुमाया और तेजी से पास आती कई कारों की ओर देखा। एक फ्लैश में 3 स्पोर्ट्स कारें शिवा के सामने रुकती हैं। अग्रणी कार वास्तव में नई ऑडी R8 है। V8 इंजन के साथ एक और शानदार कार। काले शरीर ने कार की महान बनावट रेखाओं को दिखाया, अंधेरी रात में एक गर्वित काले शूरवीर की तरह। बहुत जल्दी ही विशाल नाम का ये युवक अपनी कार से बाहर आया, जिसने वर्सेस शर्ट पहन रखी थी। तीखा कोणीय चेहरा, तलवार जैसी भौहों वाली तारों भरी आंखें, सीधा खड़ा होना और छोटे बालों से भरा सिर जो ऊर्जावान होने का एहसास देता था। वो लगभग 20 साल का है, लेकिन बहुत परिपक्व लग रहा था। जैसे ही विशाल नाम का ये युवक अपनी कार से बाहर निकला, काले सूट पहने 4 पुरुष अंगरक्षक उसकी पीठ से चिपक गए और उसकी कड़ी सुरक्षा करने लगे। ये दृश्य देखकर शिवा की आंखों में कुछ चंचलता आ गई। इस पीढ़ी में जो लोग सुपरकार चलाते हैं, जरूरी नहीं कि वे बेहद अमीर हों। किश्तों में भुगतान जैसी चीजें होती हैं, लेकिन अंगरक्षक रखने में सक्षम लोग पूरे नासिक में गिने चुने लोग ही हैं। वे या तो अमीर और शक्तिशाली हैं या अतुलनीय रूप से महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। विशाल ने शिवा पर केवल एक नजर डाली और तुरंत अपनी नजरें हटा ली, मानो 1 सेकंड और देखना बर्बाद होगा। नीलम, क्या हुआ? विशाल ने नीलम की ओर एक गर्मजोशी भरी मुस्कान दिखाते हुए पूछा। नीलम ने अधीरता से मुंह बनाया, मानो उसे विशाल को मुंह दिखाने की कोई परवाह नहीं है। उसने अपने पीछे खड़े अन्य 2 लोगों को बोलने का संकेत दिया। दोनों बुर्गों को शायद अमीर परिवार के युवा स्वामी भी माना जाता है, लेकिन विशाल नामक इस युवक की उपस्थिति में वे बेहद शांत हो गए। उन्होंने बड़े भाई विशाल का अभिवादन किया और उसे खतरनाक दृश्य के बारे में बताया। जब विशाल ने सुना कि नीलम शिवा की कार से लगभग मारा गया था, तो उसकी भौहें सिकुड़ गईं। शिवा पर उसकी शुरुआती तिरस्कार भरी नज़र धीरे धीरे ठंडे गुस्से में बदल गई। चिंता मत करो नीलम, मैं इस मामले को सुलझा लूंगा। युवा ने पहले की तरह नीलम से बहुत गर्मजोशी से बात की, लेकिन अब 4 काले कपड़े पहने लोगों की ओर हटो हाथ का इशारा किया। चारों अंगरक्षकों ने बड़े करीने से सिर हिलाया, फिर एक साथ आगे बढ़ गए। एक प्रभावशाली दबाव तुरंत बढ़ गया। फिर भी शिवा हंसा। ऐसा लगता है जैसे इन अंगरक्षकों ने सैन्य प्रशिक्षण लिया है। केवल सैनिकों में ही इस प्रकार की आभा होती है, हालांकि यह थोड़ी सी आभा अभी भी पूरी तरह से बेकार है। चारों अंगरक्षकों ने शुरू में मालिक के अनुरोध को पूरा करने के लिए बस कुछ घूंसे मारने का इरादा किया था, लेकिन कौन जानता था, शिवा के करीब 3 कदम पहुंचने से पहले ही उन्हें एक प्रचंड सुनामी की तरह एक मजबूत आभा महसूस हुई। ये लोग जो पहले सैनिक थे, उनकी पीठ पर पसीना आने लगा था। उनकी लगभग पूरी तरह से क्षीण हो चुकी इंद्रियां उन्हें बता रही थी कि यह आदमी बेहद खतरनाक है। अभूतपूर्व स्तर पर, एक छोटे चक्रवात की तरह जो सीधे पूरे समुद्र की ठंडी लहरों से टकराता है, उनके दिलों से प्रतिरोध करने में असमर्थता की भावना निकलती है। विशाल 4 अंगरक्षकों को रुकते देख बहुत दुखी हो जाती है। क्या हो रहा है? एक व्यक्ति को निपटाना इतना कठिन है? क्या आपको ये सब मुझे खुद ही करना होगा? चारों अंगरक्षक एक दूसरे को देखते हैं और कड़वी मुस्कान के साथ कहते हैं कि किसी के पैसे लेकर उसे दुर्भाग्य से बचाने के लिए
एक अंगरक्षक सेवक के रूप में, ये जानते हुए भी कि वे मौत को आमंत्रित कर रहे हैं, उन्हें फिर भी जाना पड़ता है। लगभग एक ही समय पर चारों एक समान रूप से शिवा पर हमला करते हैं और एक ही समय में शिवा के बाएं, दाएं और निचले शरीर की ओर हिंसक मुट्ठियों और लातें मारते हैं। शिवा ने धुएं की आखिरी सांस छोड़ी और चिंगारी के साथ सिगरेट के बट को हवा में उछाला। उसके पैरों ने हल्के से जमीन पर टैप किया और शरीर ने तेजी से आगे की ओर कलाबाजी की। जैसे ही वह जमीन पर उतरा, वह पहले से ही 4 अंगरक्षकों के पीछे था, बड़ी मुश्किल से 4 लोगों को चकमा दे रहा था। इसके तुरंत बाद शिवा अपने हाथों को पीछे की ओर फेंकता है और 2 अंगरक्षकों के पीछे के कॉलर को सटीक रूप से पकड़ता है। दोनों अंगरक्षकों के शरीर रुक जाते हैं और उन्हें पीछे से एक अप्रतिरोध्य बल उन्हें खींचता हुआ महसूस होता है। अनजाने में दोनों अंगरक्षक उड़ गए। किसी फिल्म के विशेष प्रभावों की तरह शिवा का शरीर दोनों अंगरक्षकों को पीछे की ओर गिराने के लिए प्रतिबल का प्रयोग करता है। उसी समय उसकी दोनों भुजाएं मुड़ जाती हैं और वह सीधे शेष 2 अंगरक्षकों की रीढ़ की हड्डी पर कोहनियों से प्रहार करता है। इन हमलों को अंजाम देने में जो 4 अंगरक्षक आगे बढ़ रहे थे, वे जमीन पर गिर पड़े, दर्द से कराहने लगे और वापस ऊपर नहीं आ सके। शिवा द्वारा हवा में उछाला गया सिगरेट का टुकड़ा अब डामर सड़क पर गिरता है और कई छोटी छोटी चिंगारियां निकलती हैं। अध्याय 24 भोजन पहुंचाना। यहाँ तक कि विशाल, जिसने नीलम को शिवा से निपटने का वादा किया था, वह भी चुप हो गया और डर गया। शिवा की ड्राइविंग स्किल्स को देखने वाले 2 अन्य लोग भी अचंभित थे और विशाल के पीछे दुबके हुए थे। उनमें उसे देखने की हिम्मत नहीं थी। केवल नीलम की आंखों में एक अलग भाव था, जैसे कि उसने कुछ रोमांचक देखा हो। उस पल में शिवा को देखने का उसका नजरिया पूरी तरह बदल गया। शिवा ने अपने हाथों से ताली बजाई, कुछ असंतुष्ट होकर अपना सिर हिलाया, फिर विशाल को चिढ़ाते हुए मुस्कुराया। युवा मास्टर, क्या आप अभी भी इस छोटी लड़की के लिए खड़े होना चाहते हैं? मूलतः शिवा ने सोचा था कि जब विशाल उसकी अत्यंत प्रभावशाली उपस्थिति को देखेगा तो वह पीछे हट जाएगा और नीलम के लिए खड़ा नहीं होगा, लेकिन विशाल का व्यवहार उसकी अपेक्षाओं से परे था। थोड़ी देर कांपने के बाद विशाल ने नीलम के सामने दृढ़ता से खड़ा रहना जारी रखा। उसका स्वर अब पहले जैसा दबंग नहीं था, लेकिन अभी भी उतना ही दृढ़ था जैसा उसने कहा था। मैं मानता हूं कि आपके कौशल बहुत मजबूत हैं, लेकिन यह मत सोचो कि मैं सिर्फ इस वजह से आपसे डर जाऊंगा। मैं निश्चित रूप से नीलम की रक्षा करूंगा। जाहिर है नीलम को उम्मीद नहीं थी कि विशाल अडिग होकर उसकी रक्षा करेगी। उसकी आंखों से पता चलता है कि वह काफी भावुक हो गई थी, लेकिन उसने आभार के कोई शब्द नहीं बोले। शिवा एक अजीब सी मुस्कान बनाता है और कहता है, अप्रत्याशित रूप से एक समर्पित भावनात्मक अंकुर, बुरा नहीं है, मेरे चाचा के समान ही। शिवा, जिसने अभी अभी एक रखेल ली है, जोर से हंसता है, मुड़ता है और अपने M3 की ओर चलता है। तुम बस ऐसे ही जा रहे हो? विशाल ने शून्य भाव से देखा, फिर उसे समझ में आया कि शिवा ने उसे जाने दिया है। शिवा BMW में वापस लौटता है और विशाल को देखकर पलकें झपकाता है। तुम विशाल हो ना? तुम्हें लग सकता है कि मैं जो कुछ भी कहता हूँ वह मेरी उम्रदराज छवि है और कुछ शब्द घिसे पिटे लग सकते हैं। तुम्हारे चरित्र के अच्छे होने के नाते मैं तुम्हें बता दूं, भविष्य में अपने बारे में बहुत ज्यादा मत सोचना। आदमी से बढ़कर एक आदमी और आसमान से बढ़कर एक आसमान मुहावरा आंख मूंदकर नहीं बनाया गया है। मैं तुम्हें सिर्फ सलाह दे रहा हूँ, मेरा कोई और इरादा नहीं है। हालांकि अभी तुम लोगों को मुझे घर जाने से नहीं रोकना चाहिए, है न? सड़क को अवरुद्ध करने वाले 2 युवक लंबे समय से एक कोने में छिपे हुए थे, फिर भी कौन उसे बाधित करने की हिम्मत करेगा? शिवा ने कार शुरू की और जल्दी से घटनास्थल से निकल गया। BMW को धीरे धीरे दूर जाते देख विशाल और नीलम को अंततः होश आया, लेकिन वे अभी भी यह समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर हुआ क्या था। बहुत अजीब व्यक्ति है। विशाल के चेहरे पर थोड़ा डर था, उसके सुंदर चेहरे पर असंतोष और श्रद्धा दोनों दिख रहे थे। फिर भी नीलम के चेहरे पर ताजगी थी और उसकी 2 सुंदर पुतलियां चतुराई से भरी थीं। कोई नहीं जान सकता था कि उसके दिमाग में क्या चालाक विचार चल रहे थे। ड्रैगन गार्डन स्थित विला में लौटते समय दाइमा ने प्रवेश करते ही उनका स्वागत किया और गर्मजोशी से मुस्कुराते हुए कहा, युवा मास्टर, आप वापस आ गए। क्या आपने खाना खाया है? अगर आपने नहीं खाया है तो मैं कुछ व्यंजन गर्म करके लाती हूँ। शिवा ने अपना पेट सहलाया। दोपहर में रोज के साथ पिस्टन एक्सरसाइज के बारे में सोचते हुए, साथ ही पहले लोगों को दौड़ाने और पीटने के कारण वह खाना खाना पूरी तरह से भूल गया। शिवा ने तुरंत हंसते हुए दाइमा से खाना बनाने के लिए कहा। पश्चिमी डाइनिंग टेबल पर चावल के 2 कटोरे निगलने के बाद शिवा ने अंततः संतुष्टि में डकार ली। वह संतुष्ट दिखने वाली वांगमा का सामना करता है और कहता है, घर पर किसी ऐसे व्यक्ति का होना जो खाना बनाता हो,
बहुत अच्छा लगता है, खासकर कोई ऐसा व्यक्ति जो दाई माँ की तरह ही खाना बनाता हो। दाई माँ खुश होकर मेज साफ करते हुए कहती है, जब तक यंग मास्टर को ये पसंद है तब तक यह अच्छा है। यंग मास्टर ने जो किया था उसकी तुलना में मैं केवल खाना बना सकती थी और घर की देखभाल कर सकती थी। क्या मतलब है तुम्हारा? शिवा थोड़ा उलझन में था। एक पल के लिए हिचकिचाते हुए वांगमा का चेहरा थोड़ा कड़वा हो गया। युवा मास्टर, आज जब मास्टर आए, अगर युवा मास्टर नहीं होते तो लिटिल मिस आज फिर से अविश्वसनीय रूप से क्रोधित होती। शिवा को तुरंत समझ आ जाता है, इसलिए ये रणवीर और अंजलि के बीच दिन में होने वाली पिता पुत्री की बात है। हंसना या रोना नहीं जानते हुए शिवा कहते हैं, मैंने जो देखा है, अंजलि पहले से ही बहुत गुस्से में है अपने ही पिता द्वारा। ऐसा कहे जाने पर कोई भी बेटी नाराज हो जाएगी। दाई माँ ने अपना सिर हिलाया। यंग मास्टर को कोई अंदाजा नहीं है, लिटिल मिस नाराज हो सकती है, लेकिन इस बार पिछली 2 बार की तुलना नहीं की जा सकती। कुछ दिन पहले मास्टर रॉय परिवार के यंग मास्टर के साथ एक शादी की बैठक में लिटिल मिस को लेकर आए थे। उन्होंने लिटिल मिस को धमकाने के लिए पुराने विला का भी इस्तेमाल किया। लिटिल मिस इतनी गुस्से में थी कि वह शराब पीने के लिए बाहर भाग गई। जब वह लौटी तो उसके पूरे शरीर से शराब की गंध आ रही थी। एक दिन पहले वह घर भी नहीं लौटी और रात बाहर बिताई। मैंने लिटिल मिस को बड़ा होते देखा है। हमारे परिवार की लिटिल मिस हमेशा बहुत आत्म अनुशासित रही है। अगर वह इतना गुस्सा नहीं होती तो वह निश्चित रूप से नशे में नहीं होती। शिवा ने अजीब तरीके से अपनी नाक रगड़ी। मैं सही जानता हूँ, वह इस हद तक नशे में थी कि उसे पता ही नहीं चला कि किसी ने उसे नशीला पदार्थ दिया है, और यहाँ तक कि उसने मुझे एक बार होस्टेस की तरह अपने साथ सोने दिया। अगर मैं न होता तो उसे ये भी पता नहीं चलता कि यह किसने किया। अब हालात बेहतर हैं, दाइमा ने संतुष्टिपूर्वक कहा। यंग मास्टर के यहाँ होने से मास्टर के लिए अब लिटिल मिस को परेशान करना इतना आसान नहीं होगा। निश्चित रूप से घर में एक आदमी का होना ही शांति से रहने का एकमात्र तरीका है। शिवा को सुनना जारी रखने में शर्म आ रही थी और उन्होंने बातचीत का विषय बदलते हुए कहा, दाई माँ, अंजलि कहाँ है? क्या उसने खाना खाया है? दाई माँ ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा, छोटी मिस ऊपर अध्ययन कक्ष में काम कर रही है। दिन में मास्टर के साथ मामले से परेशान होने के बाद शाम को ही शांत हुई और काम करने के मूड में आई। कह रही थी कि काम के लिए पर्याप्त समय नहीं बचा है। उसने रात का खाना भी नहीं खाया है। यह कोई तरीका नहीं है। कोई खाली पेट काम नहीं कर सकता। भले ही वह काम में पूरी ताकत लगा दे, फिर भी उसे सही खाना तो खाना ही पड़ेगा। शिवा ने भौहें सिकुड़ी। मैं भी यही सोचती हूँ, लेकिन लिटिल मिस जिद्दी है। एक बार जब वह काम करना शुरू करती है तो वह हमें दरवाज़ा खटखटाने भी नहीं देती और हमें उसके लिए चीज़ें लाने भी नहीं देती, नहीं तो वह नाराज़ हो जाएगी। दाई माँ की अभिव्यक्ति असहाय और स्नेहपूर्ण दोनों थी। शिवा एक पल के लिए सोचता है, भविष्य एक रहस्य हो सकता है, लेकिन कम से कम अब वह अभी भी मेरी पत्नी है। अगर वह भूखी रहती है तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए वह कहता है, दाई माँ, मुझे भोजन का एक और हिस्सा तैयार करने में मदद करें, मैं इसे अंजलि को भेज दूंगा। सचमुच? शायद अगर यह आप हैं, युवा मास्टर, तो इसे भेजकर लिटिल मिस इसे खा लेगी। जैसे कि दाई माँ को उम्मीद थी कि शिवा ऐसा कहेगा, वह खुशी से रसोई में भाग गई। जल्द ही शिवा भाप से भरे व्यंजनों से भरी एक ट्रे को दूसरी मंजिल पर अंजलि के अध्ययन के दरवाजे तक ले गया। बाहर से इस लाल रंग के दरवाजे के पीछे से कोई आवाज नहीं सुनी जा सकती थी। शिवा ने दरवाज़ा खटखटाने के लिए हाथ उठाया, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। अपनी असाधारण सुनने की क्षमता के आधार पर वहां इतनी शांति थी कि शिवा को यह अजीब लगा। थोड़ी उलझन के साथ शिवा ने स्वयं ही अध्ययन कक्ष का दरवाजा खोला और चुपचाप अंदर प्रवेश किया। कमरे में किताबों का एक विशाल समूह उसका स्वागत कर रहा था, जो इस विशाल कमरे के सभी दिशाओं में बड़े करीने से रखा गया था। कागज और अंजलि के शरीर की खुशबू की मिश्रित गंध कमरे में भर गई थी। बांस के 2 कलात्मक बर्तनों के बीच एक बड़ी महोगनी कार्यालय की मेज थी, जिसके ऊपर विभिन्न प्रकार के दस्तावेज और किताबें भरी हुई थीं। इस समय अंजलि आश्चर्यजनक रूप से एक काले चमड़े की कुर्सी पर बैठी थी और कार्यालय की मेज पर झुककर सो रही थी। एक बेमिसाल सुंदर सोता हुआ चेहरा जिसमें हमेशा की तरह ठंडक नहीं थी। उसकी सुडौल पतली भौहें, नाजुक छोटी ज़ेड नाक, कोमल पतले लाल होंठ, हर एक अंग एक आकर्षण था। चमकीले टेबल लैंप की रोशनी लहराते काले बालों से भरे सिर की आकर्षक चमक को दर्शाती है। अचानक अपनी पत्नी के कोमल और कमजोर पक्ष को देखकर शिवा को थोड़ा अफसोस होता है। एक महिला होने के नाते वह बहुत दबाव में है और फिर भी उसे अभी भी बहुत मेहनत करनी है। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि इतनी खूबसूरत होने के बावजूद उसकी मुस्कान कभी सामने नहीं आई। ये सोचकर शिवा दया महसूस करने से बच नहीं पाता।
भोजन को मेज पर रखते हुए शिवा ने अध्ययन का अवलोकन किया। वह कपड़े के हैंगर के पास जाता है और एक कोट उतारता है। धीरे धीरे वापस आता है, फिर अंजलि के शरीर को उससे ढक देता है। वह धीरे से कोट को उसके ऊपर रखता है, इस डर से कि वह शोर से जाग जाएगी। कोट से काम पूरा होने के बाद शिवा टेबल लैंप को बंद कर देता है, जिससे कमरा पूरी तरह से अंधेरा हो जाता है और चुपचाप कमरे से बाहर निकल जाता है। नीचे दाइमा पहले से ही रसोई में व्यस्त थी। ये देखते हुए कि अभी भी सुबह है, शिवा ने लिविंग रूम में विशाल एलईडी टीवी चालू कर दिया, बड़े आरामदायक सोफे पर लेट गया और शाम की खबरें देखने लगा। कुछ देर बाद सीढ़ियों से दा 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 की आवाज आती है। शिवा मुड़ता है और देखता है कि उसकी पत्नी अंजलि पहले से ही नीचे है। उसके हाथों में वह कोट है जो उसने उसे पहनाया था और वह एक जटिल भाव के साथ उसे देखती है।